नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस के स्पेशल प्रोग्राम दिवाली स्पेशल में, जिसमें कि हम बातचीत करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े सवालों को लेकर, जो कि आम आदमी के मन में कई बार आते रहते हैं। तो इसी के लिए आज मेरे साथ मेरी को एंकर मौजूद है सौम्या, और मेरे साथ हैं रिसर्च हेड विवेक मित्तल। तो चलिए अब इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि शेयर मार्केट में अगर कोई नया निवेशक हो जिसे कि इन्वेस्ट करना हो, उसे कुछ भी ना पता हो उसके बारे में, तो वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है सही, और वो कैसे उसकी शुरुआत कर सकता है? देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला कि आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में अपना एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं, और उसमें जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है वो अगर किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट को हायर कर लेता है तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर वो नहीं भी करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं किसी की फ़ीस पे नहीं करना चाहते हैं, तो वो उनको क्या करना चाहिए कि वो म्यूचुअल फ़ंड की एक एसआईपी ले लें या म्यूचुअल फ़ंड रूट के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो वो एक सुरक्षित होता है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। जो भी रिटर्न आता है वो आप एनएवी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लाइक आपने 50,000 डाला, फंड का साइज़ 5,000 करोड़ है, तो आपको आपके 50,000 रुपीज़ पर जो भी रिटर्न होगा वो मिल जाएगा। लेट्स से कि फंड ने 20% रिटर्न दिया, 20% रिटर्न दिया, तो 5,000 का जो उनका साइज़ था वो 6,000 करोड़ हो गया। तो आपके जो 50,000 है उस पर आपको 20% यानी कि आपको 60,000 रुपये आपके इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वो बन जाएगा। तो आपको 10,000 रुपये की कमाई हो गई। तो एक ये रूट है। दूसरा डायरेक्ट इक्विटी का है। डायरेक्ट इक्विटी में आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। उसमें ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यही कहते हैं कि स्टार्ट जो करना चाहिए वो आपको ब्लू चिप्स कंपनी से करना चाहिए। ब्लू चिप्स कंपनी वही होती हैं जो आप कंपनियाँ आम जिंदगी में सुनते हैं, लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, जो भी अपने क्षेत्र की सबसे दिग्गज कंपनी, उससे इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो सर, इसकी इन्वेस्टमेंट का कुछ मिनिमम अमाउंट होता है कि लाइक इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मिनिमम अमाउंट कुछ है डिसाइडेड, जो एक निवेशक को पता होना चाहिए ना कि वो कितने कम से इन्वेस्ट करता है? पहले एक हवा था ना लोगों के दिमाग पे कि लाइक शेयर मार्केट सिर्फ बड़े लोगों की चीज़ है। अब ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि डीमैट अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं। बट इसके साथ ही अब लोगों को ये भी जानना है, उसके बारे में जानने की दिलचस्पी लोगों की बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा ना, कि लोग जानना चाहते हैं कि अब वो कितने से शुरुआत कर सकते हैं। पैसे अगर हम बोले एग्जैक्टली कि कितने पैसों से शुरुआत हो सकती है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड रूट में जाते हैं तो आप 500 और 1,000 रुपीज़ से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं, डायरेक्ट इक्विटी मतलब अपना आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं। जनरली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री खोलते हैं हम ब्रोकरेज हाउसेस में, तो आपका अकाउंट तो फ्री खुल गया। अब वो एक एनुअल फ़ी चार्ज करते हैं आपसे 250 से 300 रुपये पर एनम, जिसमें वो डीपी चार्जेस लेते हैं। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो 1,000 रुपीज़ के आप शेयर ले सकते हैं। तो आप पर मंथ, पर ईयर, जैसा आपको सुविधा लगती है आप अपना कोई भी पर्टिकुलर शेयर पिक कीजिए और उतना पैसा उस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विवेक, जैसे कि दिवाली अब बिल्कुल आने ही वाली है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट तो करते हैं, उनको इन्वेस्टिंग आती भी है, बट बहुत लोग सट्टा बाजार भी कहते हैं शेयर मार्केट को। बिल्कुल। तो जो सट्टा बाजार कहते हैं इस शेयर मार्केट को, उनका तो पैसा नहीं बन पाता है, क्योंकि रिस्क लगता है, उन्हें डर लगता है। और जिनको लगता है कि ये सट्टा मार्केट नहीं है, वो पैसा बना लेते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और देखिए, होता क्या है कि सट्टा बाजार किन के लिए है? आपकी पॉकेट में 100 रुपये हैं और आप लगा रहे हो 1,000 रुपीज़। अब 1,000 रुपीज़ आपके पास है नहीं। अब जो रिटर्न आएगा आपको 1,000 रुपीज़ पर आने वाला है। मान लीजिए 1,000 रुपीज़ का वो शेयर 10% डाउन हो गया, तो 1,000 रुपीज़ में से आपके 10% डाउन हो गया, तो कितना बचा? 900 रुपया। तो आपने लगाए थे 100 रुपये, 100 के 100 पूरे उड़ गए आपके अकाउंट से। अब आप बोलोगे मैंने जितने पैसे लगाए थे वो सब उड़ गए। तो ये यानी कि सट्टा दूसरों बाजार से हो गया। लेके भी लगा दिए, वो भी खर्च हो गए और वो भी खत्म हो गए। एग्जैक्टली। और कभी कभी क्या होता है कि 1,000 रुपीज़ की आपने पोजीशन बना ली। ये पोजीशन जनरली किस में बनती है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बनती है। फ्यूचर्स में क्या होता है कि एक्सचेंज आपको मार्जिन लिमिट देता है। मार्जिन लिमिट किस तरह से देता है कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसका एक लॉट साइज़ फिक्स होता है। मान लीजिए 5,000 का उसका क्वांटिटी फिक्स है, प्राइस चल रहा है 100 रुपये, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख रुपये हो गई। एक्सचेंज आपसे बोलता है आप केवल हमारे यहाँ 1 लाख जमा करा दीजिए, आप इस पोजीशन को बना लीजिए। आपको लगता है ये 100 रुपये का शेयर 110 हो जाएगा। वो 110 हुआ नहीं, उल्टा 90 रुपये आ गया। अब 90 रुपये आ गया तो आपके 5,000 इंटू 10 रुपीज़, यानी कि कितना कम हो गया आपके अकाउंट से? 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये कम हुआ, ब्रोकर ने आपको कॉल किया। ब्रोकर ने कहा आप या तो 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करिए, नहीं तो हम आपकी पोजीशन कट कर देंगे। अब आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये शेयर चलेगा, अभी और ऊपर जाना है, तो आप
50,000 इन्वेस्ट और कर देते हैं, उसको ब्रोकर को दे देते हैं, वो शेयर फिर अगले दिन 10 रुपये नीचे आता है, फिर आपको 50,000 और देने होते हैं। थक हार के आप जिस दिन स्टॉप लॉस कटवा लेते हैं उस दिन आपकी पोजीशन आप फ्री हो जाते हैं और वही आपका लॉस होता है। तो ये सट्टा होता है, एक्चुअल में सट्टा इसको बोलते हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ आपको कि आपके पास 5 लाख रुपए थे, आपने वो शेयर लिया, वो 100 रुपये से 90 रुपये आ गया, 80 रुपये आ गया, आप बोलते मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे किसी के पैसे नहीं देने ना, तो दैट्स ए इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट और सट्टे में अंतर है। जब आप अपनी पॉकेट से ज़्यादा जाकर ट्रेड करते हो वो सट्टा हो जाता है, और जब आप अपनी पॉकेट में करते हो विद इन द पॉकेट तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टर्स के लिए सट्टा कब बनता है? जब वो ब्रोकर से उधारी पर पैसा लेते हैं। ब्रोकर्स मार्जिन फंडिंग करते हैं, 18-20% चार्ज करते हैं, तो वो उस समय पर भी कई बार क्या होता है कि उनका पोर्टफोलियो साइज होता है मान लीजिए 10 लाख और वो 20 लाख की पोजीशन बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में सीधा, तो वो 18-20% पर इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट अगर 1 साल नहीं चलता है तो वो उनको वो सट्टा लगने लगता है। तो ये थोड़ा सा सट्टा और इन्वेस्टमेंट में ये अंतर है। तो सौम्य, तुमने क्या खेला है, सट्टा या इन्वेस्टमेंट? मैंने तो इन्वेस्टमेंट ही की है। इसके साथ विवेक एक सवाल का और आंसर दे दीजिए कि स्टॉप लॉस क्या होता है? देखिए, स्टॉप लॉस सिंपल है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर लिया और आपने सोचा कि मैं 95, अगर ये 95 या 90 व्हाटएवर, आपने किसी एक्सपर्ट से पूछा या आपने खुद से अपने मन से स्टॉप लॉस लगाया कि मैं इतना इससे ज़्यादा लॉस नहीं झेलना है मुझे, तो आप उतना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। मान लीजिए 100 का शेयर 95 आ गया, आप अपना स्टॉप लॉस काट कर निकल जाते हैं, यानी कि आपने 5% का लॉस मैक्सिमम बुक कर लिया। या आपने 98 का लगाया तो 98, तो जो भी आप स्टॉप लॉस अपनी मर्जी का पिक कर सकते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो यानी कि अगर हम स्टॉप लॉस ना लगाएं तो हम घाटे में जा सकते हैं, तो वो ज़्यादा उम्मीद है हमारे घाटे में जाने की अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस लगा, देखिए 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है इन्वेस्टर कैटेगरी, एक होती है ट्रेडर कैटेगरी। ट्रेडर कैटेगरी को स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। अब क्या होता है कि जिसने 2 दिन के लिए पोजीशन ली है, 1 दिन के लिए पोजीशन ली है कि आज लिया मैं 3.5 तक काट दूंगा, उसको तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो अब क्या है कि उसने 100 रुपये का शेयर लिया, 98 हो गया, उसको अगर वो, क्योंकि वो पोजीशन 5 लाख की बनाए बैठा है और उसके अकाउंट में लाख रुपए, तो वो ट्रेडर है, तो उसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अगर वो इन्वेस्टर है और उसकी एक कन्विक्शन है कि ये शेयर नहीं, मैं तो 100 रुपये का ले रहा हूँ, मैं इसको 120 पर काटूंगा, 150 पर काटूंगा, तो फिर उसको 98-95 से क्या घबराना, फिर आने दीजिए। फिर तो उसका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि वो अगर कंपनी पर पूरी तरह से विश्वास कर रहा है कि हाँ ये कंपनी अच्छा करेगी, तो उसको नीचे आने पर और अपॉर्चुनिटी है ना कि वो और इन्वेस्ट करे। तो ये एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिफरेंस है। लेकिन इस चीज़ का पता कैसे चलेगा कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है, मतलब आपने कहा कि कन्विक्शन है वो लोगों की, है ना, तो अगर मान लो कि सौम्य या मैं इन्वेस्ट करने चले जाएं, और तो हमें कैसे पता चलेगा इस बात का कि वो कंपनी इस लायक है कि नहीं, कि वो आगे बढ़ेगी, ग्रोथ होगी या नहीं होगी उसकी? देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। जब हम बीमार होते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, राइट? डॉक्टर पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसने उस फील्ड की पढ़ाई की होती है। इंजीनियर, आप ब्रिज देखते हैं, डैम्स देखते हैं, सड़क देखते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि लोग बिना पढ़ लिख कर ये सोचते हैं कि पहले इन्वेस्ट कर ले फिर बाद में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, यही मेरा पॉइंट था। तो यही गलती लोग करते हैं। पहले आप पढ़ लो ना, आप कोर्स फीस देने की जगह आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर कर गलती कर कर पैसे देते हो। तो गलतियां होंगी, पढ़ लिख कर भी गलतियां होंगी, लेकिन कम से कम उन गलतियों को संभालने की आर्ट भी आपको कुछ तो आती होगी, थियोरेटिकली भी आती होगी ना। अब जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर पढ़ता है फिर प्रैक्टिस करता है असली पेशेंट्स के साथ, लेकिन जब वो पढ़ता है तो उसको ये तो बताया जाता है ना कि आपसे अगर इस पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो गई तो आप किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन एक आम आदमी को पता ही नहीं होता, निवेश कर लेता है, फिर गलतियां करता है, फिर पूछता है सवाल। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले उसको अपने ऑन पेपर पढ़ लो, देन आप इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम यानी कि कंपनी के बारे में पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है, बिल्कुल। उसके बाद ही हमें उस चीज में अपना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट चाहिए। करना चाहिए, राइट? तो लोग ये कंपनियां चुनने के लिए, जैसे आपने कहा पढ़ाई कर लो इसकी, ठीक है, तो इसकी पढ़ाई के लिए कोई जरिया है? आजकल तो सब लोग डिजिटल हो रहे हैं, किसी को, मुझे लगता नहीं है कॉलेजेस नॉर्मल भी एजुकेशन को हमने डिजिटल कर दिया है, तो क्या इसके लिए भी कोई डिजिटल ऐसा है कि हम कोई कोर्स या कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा देखिए, हो? बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं ऑनलाइन, इसमें आप रेटिंग के हिसाब से देख सकते हैं।
नहीं तो अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते, देखिए इसमें भी दो कैटेगरी हैं। एक जो प्रोफेशन ही इस प्रोफेशन को चुन, मतलब कुछ लोग इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं करूँगा, मैं स्टॉक मार्केट में काम करूँगा, तो उनके लिए तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उनके लिए तो कोर्स करना अति आवश्यक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और एक पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब उसमें मैंने पहले ही बताया कि या तो आप म्यूचुअल फंड रूट से चले जाएं, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र में इन्वेस्ट ज़्यादा करें। मान लीजिए मेरी एफएमसीजी की शॉप है, किराना शॉप है, अब मैं कोलगेट बेचता हूँ, मैं क्लोजअप बेचता हूँ, 50 चीज़ें बेचता हूँ, मुझे पता है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो मुझे उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि इसका प्रोडक्ट बिक रहा है एटलीस्ट। तो इस तरह से सोच अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा एक बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि हम अगर नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके चीज़ें देखेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि कौन सी कंपनी का वेटेज या कौन सी कंपनी, यानी कि शेयर मार्केट को एक नॉर्मल लाइफ के हिसाब से देखा जा सकता है कि जो नॉर्मल कंज्यूमर हैं, जो हम और आप हैं। बिल्कुल, जैसे अब देखिए कोविड का केस ले लीजिए। कोविड में क्या हुआ था, सब लोग घर में बैठे थे, कोई घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। क्या खा रहे थे? खाना और दवाई। जिनको कोविड हुआ था वो दवाई खा रहे थे, जिनको कोविड नहीं हुआ था वो खाना खा रहे थे। हमारे देश ने बहुत ग्रोसरीज की वो रेट भी बढ़ गया था, लोगों के कंजम्पशन का रेट बढ़ गया था। सौम्या ने भी शायद घर में बैठ के बहुत कुछ बनाया होगा। बहुत कुछ बनाया, स्टोर इतना ज्यादा कर लिया था हम सबने। बिल्कुल। तो अब आप पैटर्न देखिए, आप अपने कंजम्पशन का पैटर्न देखिए। आप किसी और किसी को नोटिस करना है ठीक है, लेकिन आप अपने कंजम्पशन का पैटर्न देखिए कि आप जब घर में बैठे थे कोरोना के समय पे आप क्या कर रहे थे। सिंपल, होटल में तो नहीं जा रहे थे ना आप, होटल स्टॉक्स का पैटर्न देखिए, होटल स्टॉक सारे नीचे आ गए थे। अब आप देखिए होटल स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं। जब से कोविड के लॉकडाउन खुले, लोग आज घूम रहे हैं, हवाई सफ़र कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर जगह नहीं है, होटल्स में जगह नहीं है, तो स्टॉक कौन से चल रहे हैं? जहाँ डिमांड है, तो जहाँ डिमांड है वहाँ स्टॉक चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर और जो एक लेमैन इन्वेस्टर होता है उसमें यही अंतर हो जाता है। लेमैन इन्वेस्टर थोड़ा सा लेट सोचता है, स्मार्ट इन्वेस्टर थोड़ा सा पहले सोच लेता है। जब कोविड के लॉकडाउन खुलने वाले थे और जब उनको लग रहा था कि कोविड इज़ ओवर, उन्होंने होटल स्टॉक्स में तब इन्वेस्ट किया। अब आम आदमी क्या होगा, आम आदमी अब इन्वेस्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन होटल्स, जिनकी ताज ग्रुप के सारे होटल्स हैं, वो शेयर उस समय पर 100 रुपये 150 रुपये की रेंज में चल रहा था, अभी वो 300 पार हो चुका। अब अगर आप सोचेंगे कि होटल्स की तो डिमांड बहुत अच्छी है और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने 300 सवा 300 पर ले लिया, तो आई मीन ये आप थोड़ा सा हायर प्राइस पर ले रहे हैं। अब जो 150 वाला इन्वेस्टर मिलेगा वो आपको उसको फ़ायदा है, वो बोलेगा कि मैंने तो 150 पर लिया था। तो आपको वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा कि आप किस समय पर क्या सोच रहे हैं। यानी कि सही समय चुनना बहुत जरूरी है, बहुत है ना? जरूरी है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट के लिए स्पेसिफिकली। इसके साथ ही विवेक, आपने कहा कि बहुत लोग इसको इन्वेस्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या नौकरी छोड़कर भी हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? यानी कि ये सॉरी टू इंटरप्ट, क्या सौम्या प्लान कर रही है नौकरी छोड़ने नहीं, का? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जानना चाहती हूँ। देखिए अगर सौम्या प्लान कर रही हैं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है लेकिन हाँ, जो लोग इस शो को सुन रहे हैं उनके लिए यही है कि देखिए नौकरी छोड़ना, पहली बात तो आपको बहुत, ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप नौकरी छोड़कर या बिजनेस अपना बंद करके और स्टॉक मार्केट में कमाना चाहते हैं। उसके लिए हमें एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि आप पहले 5 साल पार्ट टाइम इसको कर देखिए। पार्ट टाइम में अगर आप उतना अर्न कर लेते हैं कि आपका जो नॉर्मल बिजनेस है वो आपको अर्न कर नहीं देता है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में 5 साल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छा रन भी आप देखते हो, चढ़ते हुए देखते हो स्टॉक मार्केट को, गिरते हुए देखते हो। और जब आप 5 साल बाद अपनी बैलेंस शीट बनाते हो, 5 साल बाद बनाओ एटलीस्ट, जिसमें आपने सारे मौसम देख लिए स्टॉक मार्केट के, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने 5 साल में इतना पैसा कमा लिया कि आपका बिजनेस या आपकी नौकरी नहीं कमा कर दे रही है, देन आपको इस प्रोफेशन की तरफ आप सोच सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर आपने बहुत फाइनेंशियल फील्ड की पढ़ाई की है और उसमें आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप पहले ही पढ़े लिखे हैं, तो उसमें कोई फिर प्रॉब्लम बिना पढ़ाई लिखाई के काम नहीं चलेगा इसमें, इस पे पढ़ लिख के ही करना पड़ेगा। देखिए बिना पढ़ लिखे हुए जो होता है उनके 2 चीज़ों से चलता है। एक तो कॉमन सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा आपने बताया। अब इसमें क्या पढ़ना लिखना है कि कोविड में मैं घर में बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ
और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी हुई है, दवाइयों की डिमांड बढ़ी हुई है, इसमें क्या कॉमन, इससे इतना तो सोच ही सकते हैं एटलीस्ट। अब अगर आप पढ़े लिखे कि अब इसके आगे का स्टेप देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। इतना तो हर आदमी पढ़ा लिखा है कि अगर हम टीवी देख लें या न्यूज़पेपर देख लें, पढ़ते हैं, अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है कि इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पूरा अमाउंट या जितना भी अमाउंट आप कर सकते हैं। और बाकी आप अगर थोड़ा सा भी चाहते हैं तो किसी स्टॉक एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी अपनी फ़ीस है, उसको दे दें, क्या प्रॉब्लम है। लॉस से ज़्यादा बड़ी फ़ीस नहीं होती है, तो लॉस या तो आप खुद करें या स्टॉक एक्सपर्ट से करने दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो तो है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपनी नौकरी को, जैसे कि सौम्य ने आपसे पूछा कि हम नौकरी छोड़ के करें तो वो जब हम प्रॉफिट में आ जाएं तभी कर सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम प्रॉफिट में ना रहें किसी चीज़ में तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे रिलेटेड मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग स्टार्ट से ही पूरा टाइम, मतलब आजकल का जो यूथ है ना, वो बहुत इस चीज़ को लेके एक्साइटेड भी है, बिकॉज आपको पता है कि डीमैट अकाउंट्स कितने बढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। इनफैक्ट जो एफआईआईज ने पैसा निकाला था उसके बावजूद भी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतने आ गए हैं कि हम लोग ने मार्केट संभाल रखी है इस तरीके से। तो उन लोगों को आप क्या ऐसा बताना चाहेंगे, जैसे दिवाली का पर्पज़ है, ठीक है, तो दिवाली पे, अब तो दिवाली के टाइम तो लोग हर शुभ काम शुरू करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग शुरू भी करने वाले हो इन्वेस्टमेंट, तो इस टाइम उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, पहला कि आपको जो ध्यान रखना है, आप उस कॉर्पस को डालिए डीमैट में, या पैसे इन्वेस्ट करिए जितना आप रात को सो सकें, राइट। क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट वो नहीं करना है कि आप अमेरिकन मार्केट देख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट देख रहे हैं और आपको रात को नींद नहीं आ रही है। दूसरा कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं इतनी पोजीशन बना लेते हैं, फिर इरिटेट हो जाते हैं और उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, बहुत देखा है हमने। तीसरा कि आपका जो कोर काम है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब आप दुकान पर बैठे हैं, कस्टमर आ गया, आप उसको सामान नहीं दिखा रहे हो और आप उल्टा अपने स्टॉक में लगे हुए हो, हाँ, या आप नौकरी कर रहे हो, आपका स्टॉक नीचे आ रहा है, आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं, आपका बॉस चिल्ला रहा है, काम नहीं हुआ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप एक दिन नौकरी से भी जाएंगे, स्टॉक तो जो मूव करेगा वो करेगा ही। तो ये जो 3-4 बेसिक हैं, ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट अपनी लिमिट में करना है। दूसरा, अपने कोर काम को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। आप हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट डालें तो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, तो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने होंगे। अब ये नहीं कि मैंने L&T ले लिया या मैंने रिलायंस ले लिया लेकिन मुझे पता कुछ नहीं है, मैंने ले लिया, क्यों लिया। अक्सर जनरली लोगों से ये पूछा जाता है कि हम भी जब कॉलर शो करते हैं तो मेरा सवाल यही होता है कि आपने क्यों लिया, तो वो बोलते हैं कि मुझे फ्रेंड ने बताया। अब फ्रेंड ने क्यों बताया, फ्रेंड ने बताया तो आप उससे पूछो कि लॉजिक क्या था खरीदने का, तो वो लॉजिक जिन लोगों पर नहीं होता है वो फंस जाते हैं और वो इसलिए कॉलर बनते हैं, सवाल पूछते हैं। जिनके पास लॉजिक होता है वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते, वो खुद ढूंढते हैं कि ये गिर क्यों रहा है। तो ये जब होती है ये चीज़ तो इसी को आर्ट कहते हैं। अब मोहिनी, तुम अपने फ्रेंड्स को सही एडवाइस दोगी? हाँ, अगर मुझे पता होगा मैं तो ये एडवाइस दूंगी नहीं तो नहीं दूंगी वो बेटर आइडिया है कि वो किसी ऐसे इंसान से पूछ ले जिसे बिल्कुल बेहतर नॉलेज हो उस चीज़ की। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, आप जाइए, आप अपने फंड मैनेजर से पूछिए आप उनसे पूछिए जो इसमें एक्सपर्ट है। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए बिना डॉक्टर के, बिना फंड मैनेजर के एक्चुअली ये चलती नहीं है चीज़ें लॉन्ग टर्म में। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा एजुकेट कर लेते हो अपने को और उस फील्ड में आप अच्छा से ग्रो करते हो, कहते तो यही है कि कन्विक्शन और किस्मत 2 चीज़ें चलती हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन कन्विक्शन भी होना ज़रूरी है। केवल किस्मत के भरोसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। तो किस्मत अगर ख़राब होगी तो आपकी कन्विक्शन अगर स्ट्रांग है तो वो कभी तो किस्मत भी ठीक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किस्मत के भरोसे आप हमेशा कन्विक्शन को बिल्कुल ज़ीरो कर रखें। कि बहुत सारे लोगों से मैं मिला जो लोग बोलते हैं कि मैंने सर 20 लाख रुपए लगाए थे, मेरे 40 हो गए। पता ही उनको ये नहीं है कि उनके 40 कैसे हुए, ठीक है। वो एक स्टॉक मार्केट की रैली आई थी उसमें चले गए, फिर क्या करते हैं वो 40 नहीं लगाते हैं, वो उल्टा 1 करोड़ 80 लाख लगा देते हैं। और जब वो स्टॉक मार्केट की साइकिल रिवर्स होती है तो उनका वो 80 लाख जो होता है वो घूमकर 20 लाख आ जाता है। तो जब उनसे पहले साल बात करोगे जब मार्केट बुल रन में होता है तब तो वो बहुत खुश होते हैं, वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। और जब वो 80 के 20 कर लेते हैं तो वो स्टॉक मार्केट को बोलते हैं ये तो सट्टे का बाजार है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं होते हैं। लॉजिक तो आपने नहीं ढूंढा था,
स्टॉक मार्केट तो हमेशा लॉजिक पर चलता है, लेकिन आपने लॉजिक नहीं ढूंढा था। यानी कि प्रॉफिट के टाइम पे तो लॉजिक हम ढूंढते नहीं है जनरली। जब कुछ अच्छा हो रहा था तो हम नहीं जानना चाहते हम कि वो देखते क्यों हैं हो रहा है logic। अच्छा, लेकिन हाँ कुछ बुरा होता है तो हम जानना जरूर चाहते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हो गया। बिल्कुल, एक एक्सपर्ट तभी बनता है जब वो अपनी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का बुरा फेज देखता है, वो एक्सपर्ट तभी बनता है। अच्छे फेस में तो हर कोई एक्सपर्ट होता है, तो आपको बुरे फेस में ही रिसर्च करनी ज़्यादा होती है। तो ये स्टॉक मार्केट का ज्ञान है। और म्यूचुअल फंड को लेके सौम्या तुम्हारा क्या प्लान है कि तुम म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहती हो? अगर उससे जुड़े सवाल हैं तो हाँ ये जवाब जरूर दे सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल, अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर उसमें हाँ निवेश करूँगी। मेरा इसमें एक सवाल जरूर है कि जैसे एसआईपी करने के लिए बोलते हैं कि अगर आपको स्टार्ट करना है कहीं पे तो आप छोटी छोटी एसआईपी कर लीजिए। अब वो एसआईपी तो कर लीजिए, लेकिन मार्केट में इतने सारे स्टॉक हैं, म्यूचुअल फंड इतने सारे हैं कि यही नहीं पता कि किस में पैसे डालें, किस में क्या 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 देख सकते हैं, उसमें कैसे प्लान करें। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। होता क्या है, आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं, आपको एन नंबर्स ऑफ कंपनीज दिखती हैं, एन नंबर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, उनकी स्कीम्स दिखती हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे किस स्कीम में डालना चाहिए पैसा। उसमें भी फिर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा आ रहा होता है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इस एंटीसिपेशन में कि इसमें अभी भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, गलत नहीं है ये सोच कि अगर एक कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है तो उसमें इन्वेस्ट करना, एक म्यूचुअल फंड अगर अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उसकी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको अपनी नीड देखनी है। आपकी नीड क्या है? आप जैसे यंग लोग हैं तो आप लोगों की अपनी जो भी एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए वो इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक है जो कि 40 से 50 की एज के ग्रुप में आ गए हैं। अब उनके क्या है कि उनकी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, बच्चों की शादी आ रही हैं या बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं। अगर कोई भी मार्केट में झटका लगा और उनको पैसे की ज़रूरत है अपने बच्चों की शादी या उसके लिए, तो उस समय पर वो पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि फंड तो नेगेटिव होगा अगर उन्होंने इक्विटी में कर रखा है। तो इसलिए मार्केट में बैलेंस फंड भी आता है। बैलेंस फंड क्या करता है? कुछ पार्ट इक्विटी में डालता है, कुछ पार्ट डेट में डालता है। तो आपका जो बैलेंस फंड होता है वो उतना नहीं गिरता। इक्विटी अगर 20% गिरी है, इक्विटी फंड अगर आपका 20% गिरा है तो डेट फंड हार्डली आपका 10% गिरा होगा। अब अगर आप 20 साल से लगातार इन्वेस्ट करते चले आ रहे हैं उस पर्टिकुलर फंड में, और अगर आपका हार्डली एट द टाइम ऑफ विड्रॉल 10% डाउन भी है, आपने मान लीजिए 20 लाख लगाए थे, आपके 50 लाख हो गए, 50 लाख के अगर आपने 45 भी निकाल लिए तो आपको कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, अगर वो 50 के फिर 25 आ गए तो आपने प्लान तो कर लिया था 50 लाख का कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई की शादी में 50 लाख लगाने वाला था, ये तो 25 रह गए। अब मैं क्या बोलूँ? रिश्तेदारों को तो मैंने बोल दिया था कि हाँ मेरा बेटा यूएस जा रहा है या यूके जा रहा है पढ़ने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये ख़राब करती हैं। तो आपको बैलेंस फंड प्लस इक्विटी फंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। तो और कोई सवाल जो तुम्हें लग रहा हो कि फिलहाल हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, या तुम्हारे पर्सनल सवाल कुछ? आज तो हमें मेरे क्वेश्चंस के तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए मुझे। और मुझे एक आईपीओ के बारे में भी जानना है कि जैसे कि आईपीओ आते हैं तो कुछ लोग शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते, कुछ लोग क्या करते हैं आईपीओस देखते हैं, ठीक है, और वो आईपीओस में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको फायदा भी हो जाता है, ठीक है। अब वो लक कहिए या कुछ भी कहिए कि उनका फायदा भी हो जाता है उसमें, और उसके बाद वो उस आईपीओ को इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक बार पैसे कमा लिए, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टर टाइप। अब वो हो गया, इन्वेस्ट कर लिया, अब वो अगली बार उनको नहीं समझ में आता कि अब किस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक बार फायदा हुआ लेकिन मन में डर है कि अगली बार तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो फ़ायदा कमाता है ना वो थोड़ा डर कम कर देता है अपना। वो डरता तब है जब वो नुकसान करता है। तो आईपीओ में एक्चुअली आईपीओ में भी अगेन रूल्स वही हैं, आपको पढ़कर ही आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी कैसी है, कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन आज की डेट में आप गूगल पर सर्च मारेंगे आपको रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कंपनी। और अगर आप बहुत ही पढ़ना चाहते हैं तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस इज़ द बेस्ट थिंग, जो कि उनको सेबी में फाइल करना पड़ता है। तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़िए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब क्या होता है कि आप जब आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, आपने पहला आईपीओ लिया, हिट हो गया, दूसरा आईपीओ लिया, वो भी हिट हो गया, तीसरा आईपीओ लिया, हिट हो गया, चौथा, पाँचवा, छठा सारे फ्लॉप हो गए, ठीक है। आपने जो पैसा कमाया था उससे ज़्यादा डुबा दिया। सो सेम लॉजिक कि आपने पढ़ाई नहीं की थी उस आईपीओ की, तो पढ़ना ज़रूरी है। यानी कंपनी के बारे में जाने बिना तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं है।
तो आज इस शो पर हमें हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जागरण बिजनेस की तरफ से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली।